नमस्कार, मैं ओम प्रकाश सस्क। आज बात विभाग में बिहार की तोड़ फोड़ की राजनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार की तोड़ फोड़ की राजनीति यानी 2 दिनों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। अब आरजेडी के 5 एमएलसी, जिनमें 2 का कार्यकाल तो अभी बचा हुआ था, 2 का पूरा होने वाला था, वो 5 एमएलसी एक साथ थोक भाव में चले गए नीतीश कुमार के साथ, यानी जेडीयू के साथ। दूसरा कि बीजेपी के एक एमएलसी, जिनको टिकट इस बार बीजेपी ने रिपीट नहीं किया, तो उन्होंने आज बीजेपी को छोड़ दिया। तीसरी सूचना एक साथ यह भी आई कि आरजेडी के जो सबसे पुराने स्तंभ माने जाने वाले लोगों में से रघुवंश प्रसाद सिंह, जो इन दिनों कोरोना से ग्रसित होकर इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। ये 3-4 राजनीतिक घटनाक्रम ऐसे हुए जिससे लगता है कि बिहार की राजनीति में अब भूचाल की शुरुआत हो चुकी है। हम इसको दूसरे रूप में कहते हैं, हम कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। और वह फिल्म जुलाई अगस्त से शुरू होगी और सितंबर अक्टूबर तक चलेगी। जब तक टिकटों का बंटवारा नहीं हो जाता है, तब तक इधर आना उधर जाना, कौन इधर गया कौन उधर आया, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। फिर एक दौर आएगा इलेक्शन के बाद, अगर किसी एक दल को या एक गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो उस हालत में फिर एक तोड़फोड़ का दौर शुरू होता है। यानी बिहार की राजनीति दूसरे राज्यों की तरह तोड़फोड़ की ओर एक बार कदम बढ़ा चुकी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे इसमें इजाफा ही होगा, यह रुकने का नाम नहीं लेगी। इस प्रसंग में 2 चीजें हम कहेंगे। पहली नजर में तो यह लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो आरजेडी के 5 एमएलसी गए, जो विधान परिषद के सदस्य गए, उससे जेडीयू मजबूत हो गई। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी मजबूत हो गई। लेकिन सच यह है कि अगर इतिहास को देखें, हरियाणा का चुनाव आपको हाल के दिनों में ताजा उदाहरण है कि हरियाणा में भी ऐसे ही टूट कर जाने वाले लोग, दल छोड़कर बीजेपी के साथ जाने वाले लोग को टिकट मिला और अपने नेताओं को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, जो उनके पुराने नेता थे, जिसका हश्र ये हुआ कि जोड़ तोड़ की सरकार बनानी पड़ी, वरना बीजेपी की सरकार हरियाणा में नहीं बन पाती। यह ऐसा नहीं है कि ये लोग जानते नहीं है, जानते सभी हैं। एक मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है इससे। विरोधी खेमे में जनता के बीच एक संदेश जाता है कि भगदड़ मची है, लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन दूसरा संकट तब शुरू होता है जब उनको एकोमोडेशन की बात आती है, जब उनको टिकट नहीं मिल पाता है, तो वो लोग फिर एक बार भागने के मूड में होते हैं। यानी अब से जो ये दौर शुरू हुआ है, ये चुनाव तक, टिकट के बंटवारे के अंतिम दिन तक ये जारी रहेगा। और उसके बाद, जीत हार के बाद, फिर एक दौर आएगा जब किसी को बहुमत स्पष्ट रूप से नहीं मिल पाएगा, तो वो भी भाग दौड़ की कोशिश करेगा। और उस हालत में खरीद फरोख्त की बात होती है। लोग आते जाते जरूर हैं इधर उधर, लेकिन खरीद फरोख्त करके आते जाते हैं। एक दूसरे को गठबंधन, दूसरा गठबंधन उनसे तोड़ता है, उनसे जोड़ता है, ये होता है। अभी इससे न इतराने की जरूरत है, न किसी के ताकत को ज्यादा आंकने की जरूरत है, न किसी की ताकत को कम कूटने की जरूरत है। यह न मान के चलना है कि आरजेडी इससे कमजोर हो गई या जेडीयू से मजबूत हो गया। ये दोनों स्थितियां हैं, कोई मजबूत और कोई कमजोर नहीं है। जनता के बीच जो संदेश है, इन नेताओं के, इन दल बदलू किस्म के नेताओं से कोई संदेश पर असर नहीं पड़ सकता है। कोई ऐसा मैसेज नहीं जा सकता है जिससे जनता दिग्भ्रमित हो। जनता के मन में जो है, जनता ने जो तय कर लिया है, वही अपना फैसला सुनाएगी। यह सिर्फ दिखावे की चीजें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हरियाणा के चुनाव ने साबित कर दिया। दूसरा कि राजनीतिक में, बिहार की राजनीति में खास करके जातीय गठजोड़ की बात लंबे समय से, कोई भी ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें जात की बात नहीं आती हो, जातीय समीकरण की बात नहीं आती हो। लेकिन हर बार जातीय समीकरण धूमिल पड़ जा रहा है। हाल के दिनों में खास करके इस बार
जो फीडबैक मिल रहे हैं, यह भी कहना हालांकि प्रीमेच्योर्ड है कि किसकी स्थिति क्या रहेगी, लेकिन एक चीज बहुत साफ है कि मजे हुए राजनीतिज्ञों को भी नीतीश कुमार या बीजेपी के जो बिहार स्तर के नेता हैं, उन लोगों को भी एक नवयुवक तेजस्वी यादव ने, जो आरजेडी के नेता हैं, जिनके यहाँ टूट फूट मची हुई है, जिनके पुराने लोग साथ छोड़ रहे हैं या छोड़ने की स्थिति में आ गए हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि रघुवंश बाबू मान जाएंगे, और आज की जो सूचना है उसमें रघुवंश बाबू मान गए हैं, इसलिए कि जिन वजहों से उनको आपत्ति थी वो आपत्ति आरजेडी ने दूर कर दिया है। आपत्ति इस बात को लेकर थी उनको कि रामा सिंह को आरजेडी ने स्वागत किया था अपने दल में, उनको शामिल करने का फैसला किया था, और रघुवंश बाबू को यही आपत्ति थी क्योंकि उनके खिलाफ वो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और उनसे हार चुके हैं। तो जाहिर तौर पर ये भीतर से एक गुस्सा, एक उबाल तो होगा ही। और तीन जो स्तंभ माने जाते हैं लालू प्रसाद के बाद, वो दो और लोग जो हैं, एक रघुवंश प्रसाद सिंह हैं और एक जगदानंद सिंह है। जगदानंद सिंह को प्रदेश की कमान मिली हुई है और रघुवंश बाबू को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा मिला हुआ है। यानी आरजेडी अपने लोगों को, रूठे लोगों को मना लेगा, और इसका संकेत आज मिल गया कि रामा सिंह को आरजेडी ने कह दिया है कि हम उनको शामिल नहीं करेंगे। दूसरा, ये जो 5 एमएलसी गए, ये कितनी सेहत पर असर डालेंगे, क्योंकि एमएलसी का चुनाव विधायक करते हैं न कि जनता करती है, इसलिए जनाधार इनका कितना है यह साबित हो जाएगा अगर इनको टिकट देके चुनाव लड़ाया जाता है तो। लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि एमएलसी का कोई जनाधार नहीं होता है, वो सीटें या तो विधायकों की पसंद पर निर्भर करती हैं या अघोषित तौर पर उसमें पैसे का खेल बताया जाता है। जैसे आरजेडी पर भी आरोप है, गठबंधन के ही कुछ नेताओं ने यह आरोप लगाया कि आरजेडी ने टिकटों को बेच दिया है। उन्हीं के नेताओं ने भी यह आरोप लगाया कि उन्होंने, आरजेडी ने टिकट बेच दिए। टिकट बेचने की बात आती है, ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है उसमें ये बात सामने आती है कि एमएलसी जैसी, राज्यसभा जैसी सीटें, बहुत ऐसे कम दल होते हैं जो सीधे सीधे और ईमानदार और वास्तविक जो उसके हकदार हैं उनको भेजा जाता है, बनिस्बत पैसे का खेल होता है। तो अभी जो टूट फूट हुई है, अब इस टूट फूट में एक और सूचना है कि महागठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा और ये जीतन राम मांझी, ये 2 लोग थे, मुकेश सहनी 3 लोग थे। इन 3 लोगों में मांझी जी ने एक अलग राग अलापना शुरू किया। उनके बारे में एक सूचना तो यह भी आई कि वो जेडीयू में जा रहे हैं और बातचीत पक्की हो गई है, 25-26 तक वो अनाउंस कर सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि 25 तक का अल्टीमेटम दिया है कि नहीं कुछ होता है तो मैं उसके बाद कोई भी बड़ी घोषणा कर सकता हूं। लेकिन जनाधार की दृष्टि से देखें तो मांझी जी का जनाधार कहीं नहीं है, 2-4-5% का है, तो उसमें हकदार आज की तारीख में रामविलास पासवान भी हैं। तो रामविलास पासवान की ताकत और मांझी जी की ताकत भी मिला दें तो वही 5-6% वोट हैं जिसमें दावा करेंगे रामविलास पासवान भी कि हमारा क्रेडिट है अगर जाते हैं एनडीए में तो, और उधर दावा करेंगे नीतीश जी भी कि जीतन राम मांझी भी कि नीतीश जी के साथ मैंने उनका ये वोट का इजाफा किया। लेकिन वास्तविक दृष्टि से ये कहीं निर्णायक इनका वोट नहीं है और इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर मिलने वाला होगा भी तो पहले ही नीतीश कुमार ने इतना काम दलित और महादलितों के लिए किया है कि इन लोगों की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये तोड़ फोड़, टूट फूट की शुरुआत हुई है, इसको ट्रेलर के रूप में देखिए, और असली सिनेमा इलेक्शन ज्यों ज्यों करीब आता जाएगा, टिकट बंटने का समय ज्यों ज्यों नजदीक आएगा, ये सिनेमा परवान चढ़ेगा। और रोज देखिएगा कि आज उस खेमे में कोई बैठा हुआ है तो कल दूसरे खेमे में दिखेगा। जिसको जहां टिकट मिलेगा, जहां जिसका टिकट कटेगा, वो इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। और इलेक्शन के बाद अगर हैंग असेंबली बनती है
अगर किसी को बहुमत नहीं आता है तो उस हालत में फिर एक बार भाग दौड़ तोड़ फोड़ की गुंजाइश बनती है। और यह भी होगा, जो स्थितियां बन रही हैं, हम यह बता रहे थे कि जिस तरह के फीडबैक मिल रहे हैं, जिस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, उसमें तेजस्वी यादव अपने मजे हुए राजनीतिक साथियों को भी, नीतीश जी जैसे आदमी को भी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे आदमी को, जीतन मांझी जैसे आदमी को, या सुशील मोदी जैसे आदमी को तमाम आरोपों के बावजूद, तमाम प्रत्यारोपों के बावजूद वो चुनौती दे रहे हैं। और यह चुनौती सरजमी पर दिखेगी इलेक्शन के टाइम में। अभी कहना तो एकदम जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन जो हुजूम उनके साथ दिखता है, जो यूथ का साथ उनके साथ दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि तेजस्वी की ताकत को भी कम कूटने की जरूरत नहीं है। और इस तोड़ फोड़ से जो लोग जा रहे हैं जेडीयू या बीजेपी में, उनकी ताकत को भी ज्यादा आंकने की जरूरत नहीं है। यह समय बताएगा, इंतजार करने की जरूरत है। आज की बात विभाग में बस इतना ही, फिर हम लोग चर्चा करेंगे।